देखिए, तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा। क्वालिफिकेशन बताती है तो मुख्यमंत्री लायक कभी काबिल भी नहीं है। हाल ही में लोकनाथ स्वीट हाउस की बेटी का हत्या कर दिया गया, अभी भी आप ही की सरकार है। माँ बाप 15 साल बिहार को लूटने का काम किया है और बाढ़ के कटाव से अपने पूरे विधानसभा को बचाया है। लालू यादव थे तब से और आज तक वही सिलसिला चल। आज कोई भी शहर का व्यवसायी 1 रुपया नहीं बता सकता कि हाँ किसी को भी रंगदारी के नाम पे 1 पैसा भी दिया जाता है। पहले आपने देखा होगा 90 के दशक में कैसे लोग रंगदारी देते थे, रोड पे बैठे हैं दरी बिछा के उस एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए। 20 सालों में गुंडा राज खत्म किया। दोस्तों नमस्कार, आप लोग जनता जज पॉडकास्ट देख रहे हैं और आज के अतिथि हैं 4 बार के विधायक, पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह और वर्तमान विधायक कुसुम देवी के पुत्र, सदर विधायक गोपालगंज अनिकेत सिंह गोलू जी। अनिकेत बाबू, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जनता जानना चाहती है कि 20 साल से आपके घर या आपके परिवार में विधायक पद रहा है जी। 20 सालों में आपने नया क्या किया है? 20 सालों में गुंडा राज खत्म किया है। 20 सालों में लगभग गंडक और बाढ़ के कटाव से अपने पूरे विधानसभा को बचाया है। 20 सालों में हमने रंगदारी नाम का शब्द पूरे विधानसभा से खत्म किया है। 20 सालों में हमने वसूली जो भी होता था जिले में पूरा खत्म हो गया है। इतना ये सब ये पॉजिटिव काम है, ये हमारे आने से ये सब पॉसिबल हुआ है। नहीं तो पहले आपने देखा होगा 90 के दशक में कैसे लोग रंगदारी देते थे, महीना की वसूली होती थी। आज कोई भी शहर का व्यवसायी 1 रुपया नहीं बता सकता कि हाँ किसी को भी रंगदारी के नाम पे 1 पैसा भी दिया जाता है। ये हम लोगों ने 20 साल में शांतिपूर्ण माहौल कायम किया है। ये मेरे पिताजी का समझिए तो बहुत बड़ी मेहनत भी है। और सबसे बड़ा तो प्रश्न था कि पहले जंगल राज से लोग तबाह था, आज जंगल राज का नामो निशान खत्म हो गया है। जंगल राज का नामो निशान खत्म हो गया। जंगल राज यानी कि 2005 से पहले जब लालू जी का सरकार था 2005 तक। तो फिर ये बताया जाए, जंगल राज यानी कि पूरी तरह से तबाही, परेशान लोग रहा करते थे। ऐसे में इस समय जगह जगह लोग परेशान रह रहे हैं। हाल ही में लोकनाथ स्वीट हाउस की बेटी का हत्या कर दिया गया, अभी भी आप ही की सरकार है। पटना में बड़े व्यवसायी की हत्या कर दी गई है और बहुत हत्याओं का सिलसिला बहुत जारी है चारों ओर। क्या इसे जंगल राज 2 या महाजंगल राज नहीं कहा जा सकता है? देखिए, अभी जो पहले जो थे पेशेवर क्रिमिनल थे जिनका नाम जाना जाता था, आज की डेट में कोई ऐसा पेशेवर क्रिमिनल नहीं है। और अगर कहीं ना कोई घटना होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा वजह होता है, चाहे वो जमीनी विवाद हो या फिर पारिवारिक कलह हो, कुछ इस तरह का बात होता है तभी घटना होती है। आज आप बताइए कि शहर में कोई भी एक पेशेवर क्रिमिनल का नाम बता दीजिए। पहले जंगल पार्टी का था तो 1 दर्जन क्रिमिनल थे, आज एक भी पेशेवर क्रिमिनल नहीं है। क्राइम लेकिन घटा नहीं है। नहीं, क्राइम देखिए, क्राइम एकदम जीरो तो हो नहीं सकता, किसी का भी सरकार हो। चाहे योगी जी भी इतना सख्त किए हैं, जीरो नहीं होगा। जब आपसी कुछ रंजिश हो जाएगी तो उसमें तो होगा ही होगा। लेकिन ऐसा अब नहीं होता कि हाँ किसी का सोना का दुकान लूट लिया गया, घर में डकैती हो गई, आपके घर में माँ बहन सेफ नहीं है, इस तरह का कोई घटना नहीं हो रही है। तो मेन है सरकार का कि जो सुशासन स्थापित करने का मेन यही चीज है। और ये जो आपसी रंजिश है ये कभी नहीं खत्म हो सकता, किसी भी सरकार है तो। मतलब आपकी नजर में ये कंट्रोल हुआ है? बिल्कुल कंट्रोल हुआ है। अच्छा, ये आज आप 8 बजे तक पॉडकास्ट खोल के बैठे हैं यहाँ पे, रात में शाम के 5 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी गोपालगंज में जी, आपको याद होगा। जो अभी नए बच्चे हैं ना, 18 साल 20 साल के, उनको ये सब नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको भली बात ही पता है। या 5 बजे के बाद से गोपालगंज शहर में सोना का व्यवसायी लोग कोई दुकान नहीं खोलता था लोग। आज देखिए माहौल क्या है। लेकिन आज 12 बजे 1 बजे रात को लोग शादी में से बाइक से जाते हैं, कहीं कोई किसी को टच करने का हिम्मत नहीं है। अनिकेत जी, अनेक बाजार पे, अखबार में या न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि सोना का दुकान रात को तो छोड़िए, दिन दहाड़े लूट लिए जा रहे हैं और वो लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं। तो फिर ये 100 में एक दुका तो होता ही है। आप गोपालगंज का एग्जाम्पल उठाइए ना, कभी आप पिछले 15 साल में बताइए शहर में कोई ऐसा घटना घटा हो। गोपालगंज में नहीं, लेकिन गोपालगंज के आसपास के इलाका में 100 में से एक दुका तो घटना होता ही है। अब एकदम जीरो तो होता नहीं है। आप एक परिवार में है, परिवार में हमेशा कंफर्ट जोन नहीं रहता है, कभी ना कभी अप डाउन चलता है। कभी परिवार में कोई गुस्सा होगा, कभी आप गुस्सा होंगे, ये सब चलता है। पिछले 4 बार से आपके घर परिवार में विधायक रहे हैं, जनता का विश्वास आपके ऊपर है, तब ये 4 बार मैंडेट मिला है। दियारे क्षेत्र से 5 बार, 5वीं बार, मतलब 4 बार है।
20 साल लगभग होने जा रहा है। तो दियारे क्षेत्र से आप जीतते हुए आते हैं, सॉरी, दियारे क्षेत्र से जब वोटिंग का काउंटिंग शुरू होता है तो आप एनएच तक आते आते पिछड़े हुए रहते हैं, और जैसे ही शहर की ओर बढ़ता है आप लोग जीतने लगते हैं। क्या रीजन है कि शहर की ओर बढ़ते बढ़ते आप लोग आपका गलत है। नहीं मेरा गांव दियारा में ही है। हाँ ठीक है, और दियारा से हम लोग पॉजिटिव होके आता है, फिर शहर में लीड होता है। नहीं, अगर हम याद करा दे तो रियाजुल हक राजू जो चुनाव लड़े थे, तो वो जब आए थे चुनाव, उनका गिनती हो रहा था, तो हजियापुर मोड़ तक आते आते 20,000 वोटों से वो आगे चल रहे थे, फैक्ट है। और 20,000 वोट से आगे बढ़े, और जब यहाँ से जब शहर में गिनती हुआ तो 5,000 वोट से वो आपके पिताजी सुभाष जी आगे हो गए। और सर सुना जाए तो वो यहाँ से आगे बढ़ा तो सब लोगों ने जश्न मनाना शुरू किया, आपके विपक्षी पार्टियों ने हाथी घोड़ा सब लेके चल दिए और कि अब तो हमारी जीत हो गई। लेकिन उस समय 5,000 वोट से आगे होने के बाद भी विपक्षी टीम आपके लोग सोचे कि अब तो उधर यादव लोग का एरिया है, मुस्लिम लोग का एरिया है, अब दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो हमारा जीत सुनिश्चित है। इसलिए 5,000 वोट से पीछे रहते हुए भी उन लोगों ने हाथी घोड़े सब ले दिए। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ, उधर भी आदरणीय स्वर्गीय सुभाष सिंह का वोट उधर भी बढ़ा और वो जीत गए। तो 20,000 वोट से आप पीछे थे, ये हम जानते हैं। तो वहां आप दियारे क्षेत्र में आप पिछड़े रहते हैं, शहर में आप जीत जाते हैं। वैश्य का वोट भाजपा का कैडर वोट कहा जाता है। और यहाँ आपके आने पर लोगों ने पूछा हमसे कि सर उनसे पूछिएगा कि वैश्य के वोट कैडर वोट माना जाता है भाजपा का, वैश्य की सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार और खुद आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं जवाब किस चीज का दूं, आप ये बताइए पहले। आप जो सुने हैं उसका जवाब। आपने पूछा कि वोटिंग में हम लोग 20,000 से पीछे थे जी। आपकी जानकारी थोड़ी कमजोर है। 20,000 से पीछे नहीं थे हम लोग, 8,500 वोट से पीछे थे। और 20,000 से अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा में लीड कर जाता है तो फिर बैक का नंबर इम्पॉसिबल है। एकदम 20,000 वोट से ही आप पीछे थे। का मतलब है कि 40,000 आपको नहीं, 20,000 वोट से आप पीछे थे सर। या तो हम भी दुरुस्त कर लेंगे और आप भी दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन हम जहां तक हैं दोनों देख लेंगे। खैर 2015 की बात आप बता रहे हैं। 2015 में उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ नहीं थे जी। उस समय बीजेपी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही थी। उस समय तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन था जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो कहीं जिस भी गठबंधन में जाते हैं वोट कुछ शिफ्ट होता है जी। तो वोट शिफ्ट होने के चक्कर में थोड़ा सा हम लोग पीछे गए। लेकिन जो हम लोग का मेन बेस है, जैसे अब नीतीश जी का समीकरण है कि कुछ इधर अपने दियारा क्षेत्र के लोग हैं क्योंकि उनके समाज के लोग चले जाते हैं, तो उसके वजह से हम लोग बैक हुए थे। फिर जैसे हम लोग थामे और उचका गांव बढ़े हम लोग का फील्ड लीडिंग हो गया। लेकिन जहां आपके विपक्षियों को ये उम्मीद था कि वो लोग अब कंफर्म जीत गए हैं, नहीं कंफर्म रहते तो हाथी घोड़े लेके टाउन में नहीं आते, और उसके बाद भी आप लोग जीत गए। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो जीत की बात हो गई। वैसे लोग आपसे जानना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपको लगता है कि वैसे लोग असुरक्षित हैं शहर में? उनका प्रश्न है ये। नहीं, प्रश्न ठीक है, लेकिन सभी व्यक्ति को सुरक्षा देना पॉसिबल है क्या? लेकिन आशा तो आपसे सबको है। आशा है, लेकिन सभी के लिए सुरक्षा गार्ड तो नहीं मिल सकता है। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार जो भी ठोस कदम उठाती है, हमेशा देखते हैं कोई भी घटना घटती है हम लोग भी तत्पर रहते हैं, प्रशासन भी हर कदम पर मदद करता है। और भाजपा जो है, भाजपा तो फाइनली वैश्य पे ही डिपेंड है। वैश्य वोट उसका एकदम बेस्ट वोट माना जाता है, तो वैश्य के प्रति तो हमेशा भाजपा खड़ी रहती है। पिछली बार चुनाव हुआ था तो वैश्य समाज से टिकट मिल गया था, राजद का टिकट मोहन गुप्ता को दे दिया गया था, और बड़ी मामूली अंतर से 1700 वोट से लगभग आप लोग जीते थे। क्या सर? मैं फिर रिपीट करूंगा। जी सर। उस समय भी नीतीश कुमार साथ में नहीं था। 2022 का जो चुनाव हुआ, जी जी, उपचुनाव, नीतीश कुमार नहीं था। उपचुनाव नीतीश कुमार उधर शिफ्ट हो गए थे तेजस्वी यादव के साथ, और हम लोग भी चूंकि फील्ड में थे और अभी पापा का तुरंत जो घटना घटी थी तो हम लोग भी पूरी तरह से फाइनली प्रिपेयर नहीं थे अपने आप को, और फील्ड का भी नॉलेज जीरो था, शून्य था। क्योंकि पिताजी थे तो पिताजी कभी हम लोग फील्ड में जाने नहीं दिए। आप भी काफी क्लोज रहे पापा से, तो आज तक कभी हम लोग क्षेत्र में भी नहीं जाने देते थे। कभी कभी भैया न्योता वगैरह में जाता था, वो भी ना ही के बराबर। तो हम लोग नए थे, और चूंकि नीतीश कुमार भी साथ में नहीं थे और मम्मी भी नहीं थी फील्ड के लिए, वो भी घरेलू वाइफ थी। तो अभी तो हम लोग का बहुत अच्छा है, सब ठीक है। नीतीश कुमार जी भी साथ में है, फील्ड में हम लोग का बहुत अच्छा तैयार है। वैसे वोट आप लोग का कैडर वोट है जी। अब फिर से अगर मोहन गुप्ता को टिकट मिलता है, उन्होंने दावा किया है, वो आए थे पॉडकास्ट में, उन्होंने दावा किया है कि इस बार 100% वैसे वोट हमारा है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं वैसे वोट के संबंध में? देखिए, भाजपा का ऊपर से आप नेतृत्व देखें ना, बेशक, तो नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी लोग वैसे ही हैं।
और सबसे ज्यादा प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी में दिया जाता है तो वैश्य समाज को ही दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मोहन गुप्ता जी बोल दिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट आपने नाम रखा है, मोहन गुप्ता जी ने बोल दिया कि वैश्य सारे हमारे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी पाल रखे हैं। अच्छा, वो वो भी दूर हो गलतफहमी जाएगी, अभी 2022 में भी गलतफहमी थी, वो भी दूर होगी, तो फिर से दूर हो जाएगी, कोई चिंता की विषय नहीं है। यानी आप लोग अपने कदम पे निश्चिंत हैं। हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। आप देखते होंगे बहुत ज्यादा हवाबाजी में हम लोग नहीं रहते हैं। मैं हमेशा फील्ड में, कोई ऐसा दिन नहीं रहता जिस दिन फील्ड में नहीं जाता हूँ मैं। तो फील्ड में हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत पे मुझे पूरा भरोसा है, लोगों का प्यार है, पापा के प्रति भी है, मम्मी के भी, सब लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं आपके मुझे। प्रति भी प्रेम है, तब तो कुसुमा आंटी को मतलब सारी जनता ने एकदम प्रेम पूर्वक ये उठा सब लिया। पापा का आशीर्वाद है, जिसके वजह आज से सब आपके लोग आने पर हमें प्रश्न मिला, किसी ने, दुखियारी बाप ने प्रश्न किया कि सर उनसे ये प्रश्न कीजिएगा कि मैं एक पिता हूँ, जी। मैं बात कर रहा हूँ लोकनाथ स्वीट हाउस के मालिक सुरेंद्र जी का। उन्होंने कहा कि दबंगों के यहाँ उनके बेटी की शादी हो गई, जी। हम तो गोपालगंज से हैं, तो हमारी याचना गोपालगंज के विधायक से ही होगी। हाँ, बिल्कुल उनके स्वाभाविक है। बेटी को निर्मम हत्या कर दिया गया और दहेज को लेकर उनको हत्या करके उनकी आंख फोड़ दी गई, और उसके बाद उस बच्ची का लाश ठिकाने लगाया लोग नहीं लगा, नदी में डाल दिया, लेकिन मां नारायणी नदी में, कहें तो गंगे की तरह है पवित्र, ये इन्होंने फेंक दिया, सबूत दे दिया, और बुरी तरह से वो लड़की की हत्या हुई। इस देखिए, परिवार के लिए आप क्या करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? यह घटना काफी दुखद है, और 3 दिन पहले मैं और मेरी मम्मी स्वयं हम लोग उनके घर पे गए थे, सभी लोगों से मिले हम लोग। हम लोग के परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, और हम लोग वहाँ से एसडीपीओ, सदर एसडीपीओ 2 से भी हम बात किए हैं, और एसपी साहब से भी बात किए हैं। वो अभी परिवार के जो लोग हैं सभी लोग कोई घर पे है नहीं। किसके घर पर परिवार? जो लड़का पक्ष का है, अच्छा, लड़का सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, जो हस्बैंड था लड़की का, और बाकी सभी लोग घर छोड़ के भागे हुए हैं। जी। तो मुझे जानकारी मिली कि उन लोग का अंडे का फार्म वगैरह है, मछली पालन का काम है। हमने एसपी साहब को बोला कि उस सभी को सील कीजिएगा तो अपने आप वो आत्मसमर्पण करेगा। एसपी साहब ने बोला कि हाँ, अगला कदम हम लोग वही उठाने जा रहे हैं, ताकि वो सभी लोग आत्मसमर्पण करें अपना। मतलब आपके इस कदम पे एसपी साहब ने एक्शन मोड में आए हैं? उन्होंने बोला कि हाँ, हम इसी पे अब आएंगे, अब दूसरा कोई ऑप्शन हम लोग बचा नहीं है। फोन वगैरह सभी स्विच ऑफ हो जा रहा है, कोई टेस्ट मिल नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग अगला कदम यही उठाएंगे। यानी आपका उस पीड़ित परिवार यानी सुरेंद्र जी के परिवार से यह आश्वासन है कि उन जो हत्या किए हैं उनके परिवार को सजा और कठोर सजा जरूर सजा दिलाएंगे, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। जी जी जी। अनिकेत बाबू जी, आप शहर के विधायक हैं, माता जी हैं, लेकिन आप संचालित करते हैं जी। शहर में। गरीब अमीर सब लोग रहते हैं, डॉक्टर्स लोग अपने इलाज जो कर रहे हैं बहुत महंगी इलाज कर रहे हैं। एक आम मजदूर जो 500 रुपया उसको पारिश्रमिक मिलता है दिन भर में मजदूरी, जब वो बीमार पड़ जा रहा है, उसके घर में भी कोई बीमार पड़ जा रहा है, और जब उन लोगों को डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है, तो सर जी महंगा इतना इलाज हो रहा है कि वो बीमारी से बाद में उस खर्च के नाम पे ज्यादा मर जा रहे हैं। एक सदर विधायक होने के नाते आपसे प्रश्न है कि आप लोग कुछ ऐसा कदम उठाएंगे कि इन लोगों की मनमानी कम हो सके? देखिए, अभी हम लोग उस लेवल पे है नहीं कि स्टेट लेवल पे कोई नोटिस या गाइडलाइंस जारी कर दें। गोपालगंज लेवल पर तो है, बता रहे हैं। तो हम लोग तो यही प्रयास करेंगे कि जो भी डॉक्टर्स लोग हैं, सबके पास ह्यूमैनिटी है, सबको अपना अपना है, सभी लोगों से प्रेम है, तो उनको एक ऐसा लेवल पर रखना चाहिए ताकि सभी लोग एफर्टेबल हो। कोई गरीब है तो वो भी जाके आपके पास दिखा सके, अपना इलाज करा सके। और बाकी आज के डेट में सदर अस्पताल भी जो है, उसमें भी प्राइमरी उपचार के लिए कहीं दिक्कत नहीं है दिक्कत सर, वहां जाने पर ये होता है। उस पर भी आऊंगा, वहां भी आऊंगा। तो प्राइमरी उपचार के लिए ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी है, प्राइमरी उपचार हो जाता है वहाँ पे। और बहुत दिक्कत है डॉक्टर्स लोगों का, तो इस पे भी सरकार आगे आने वाले समय में जरूर कोई ना कोई ठोस कदम, ये आपके डॉक्टर्स हो गए या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, उस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी। कोई क्राइटेरिया रहेगा कि आपका हॉस्पिटल का ये क्राइटेरिया रहेगा, आपका फीस जो है इतना होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी। ये जनता की मांग है, और आपसे प्रश्न है कि आप उसका निरीक्षण करें। आने वाले दिनों में सदन में भी इसका प्रश्न रखा जाएगा। और उसके साथ साथ जब सदर में लोग जाते हैं, गरीब लोग ही ना जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो लोग जब जाते हैं तो वहाँ उनके इलाज के लिए लोग नहीं जाते हैं, हम भी जाते हैं। नहीं, जब रात में हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं होता है तो हम लोग भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। सही बात। लेकिन उस स्थिति में जब गरीब लोग वहां जा रहे हैं, हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं सर, बाहर से दवाई ले आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उम्मीद से जाते हैं। जब वो रात को परेशान होके जाते हैं तो सर जी वहां कहा जाता है ये दवाई नहीं है, बाहर से लेके आई, ये दवाई नहीं है, वो लोग कहाँ से करेंगे? तो आपसे जनता की अपील है कि आप ऐसा कुछ करें कि वो लोग ये ना कहें कि बाहर जाके दवाई ले आया जाए। एकदम आने वाले समय में हम लोग भी एक्शन लेंगे इस पे,
और आपको जानकारी होगा कि ऑलमोस्ट जितनी भी मेडिसिन है सभी उपलब्ध होती है। हो सकता है कि कभी कोई मेडिसिन खत्म हो गई हो। आपसे उम्मीद कर रहे हैं लोग, तो आप जनता का फेवर कीजिए। एकदम मैं श्योर बता रहा हूँ मैं, आप जनता हम प्रतिनिधि लोग हैं। प्रयास करेंगे कि एक एक दवाई जो भी डॉक्टर लिखते हैं वो हॉस्पिटल में मिले सभी मरीजों को। और जनता का ये निवेदन है कि आप जरा खुद से निरीक्षण करें हॉस्पिटल। हम तो जाते हैं लगभग हर महीने 2 महीने में एक बार, जब भी मौका मिलता है जाते हैं। कौन व्यक्ति किस बीमारी को लेकर कब हॉस्पिटल में चला जाए इसका कोई ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में जाने पर पता चलता है कि अभी जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, हर आदमी का अलग अलग टाइमिंग पे दे दिया। एक डेंटिस्ट का अगर ड्यूटी है, उस समय कोई हार्ट संबंधित आज व्यक्ति जाता है, उसका ट्रीटमेंट वो कैसे करेंगे। कोई आई स्पेशलिस्ट हो, चाहे कोई मान लीजिए कि अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट कोई बैठा है और दूसरे तरह के लोग पेशेंट चले जाएं, उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जनरली डेंटिस्ट लोग, ये सब लोग बैठते हैं। आने वाले दिनों में हॉस्पिटल का भी एक नया बिल्डिंग बन गया है जी। आपने देखा होगा कि 4 फ्लोर का है, 500 बेड का अस्पताल है। तो 500 बेड का अस्पताल बनने के बाद से कहीं ना कहीं सभी विभाग में डॉक्टरों की उपलब्धता होगी। ये चीज हम लोग सुनिश्चित करेंगे और इसका उद्घाटन भी चुनाव से पूर्व में हो जाएगा जी। अभी हमको लगता है कि मोदी जी कार्यक्रम नहीं रहता तो 20 जून को ही उद्घाटन था जी। कार्यक्रम की वजह से टल गया है। तो आने वाले दिनों में अगस्त के पहले ही, मतलब सावन में ही हम लोग उसका जल्द उद्घाटन करेंगे और लगभग सभी डिपार्टमेंट के चाहेंगे हम लोग कि डॉक्टर वहां पे बैठे। 500 बेड का जो हॉस्पिटल बना है सर, उस हॉस्पिटल के बारे में राजद के लोग कहते हैं ये हमारा देन है। और तेजस्वी यादव जी ने जब आया था यहाँ थावे में, तो उन्होंने अनाउंस करके गए थे कि यहाँ ये होगा, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारा है, बीजेपी क्रेडिट ले रहे। क्या कहेंगे इस बात पे। बस आप पीछे से ताली बजाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते जी। तो तेजस्वी यादव बस क्रेडिट लेने का जानते हैं। हम लोग कुछ करा किया तो है नहीं। माँ बाप 15 साल बिहार को लूटने का काम किया है। आज गोपालगंज उनका गृह जिला है। ऐसे लोग हैं कि आज तक आरजेडी का सीट नहीं निकाल पाए यहाँ से। कि आप लोग की मजबूती है कि वो नहीं निकाल पाते हैं। और कुछ भी किया होता तो कहीं ना कहीं लोगों में के जहन में होता कि चलो लालू यादव ने ये काम किया है, चलो हम लोग वोट करते हैं। लेकिन आज तक सीट नहीं निकाल पाई है। नहीं निकाली है। जब साधु यादव थे तो वो जीते थे यहाँ से। वो तो दशक ही था उन लोगों का। हाँ। उसके बाद से कहाँ है वो, मतलब एक बार हारे तो फिर नहीं है। हाँ। तो सर मतलब वो क्रेडिट ही केवल क्रेडिट लेते हैं वो लोग। स्टार्टिंग से ही लालू यादव थे तब से और आज तक वही सिलसिला चल रहा है। उन्होंने कहा वो लोग जब आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी योजनाओं को बीजेपी नया नाम दे देती है या उसको अपनी योजना बनाकर पेश कर देती है। मेरी शुभकामना है कि वो हमेशा उप ही रहे और ऐसे ही वो क्रेडिट लेते रहे और हम लोग अपना काम करते रहे। मतलब आप लोग किस बात पे यकीन कर, योजना पर कि काम पे। हम लोग काम पे यकीन करते हैं। काम पे काम किए हैं और आगे भी करेंगे। आपके बारे में सभी लोगों को यही विश्वास है कि भाई काम करते हैं हम लोग। लोगों के बीच में ये आम बात होती है कि आपको जिताने का एक कारण ये भी है कि आप लोग कुछ नया नहीं करते हैं तो कुछ पब्लिक को बिगाड़ते भी, नुकसान भी नहीं करते हैं। फिर कुछ लोगों का कहना है कि अगर कुछ नहीं बिगाड़ते हैं तो केवल इन लोगों को नहीं बिगाड़ने के लिए थोड़ी ना एमएलए बनाया गया है। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को कुछ करने के लिए बनाया गया है। उन लोगों को क्या जवाब देंगे आप। तो करने के लिए क्या नहीं हुआ है गोपालगंज में, बताइए उनको जो पूछ रहे हैं। देख रहे हैं कि गोपालगंज NH-27 जो सिंगल लेन में चल रहा था आज 4 लेन में चल रहा है। एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि हम लोग बड़े बड़े शहरों में देखते थे, लखनऊ में, नागपुर में, दिल्ली में, वैसे एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग 3.25 किलोमीटर का ये पापा के अथक प्रयास से रोड पे बैठे हैं दरी बिछा के उस एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए। आज देखिए चमचमाता हुआ एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार हो गया। लगभग 3 करोड़ का, 3.25 करोड़ के लागत से हर गांव में ट्रांसफार्मर दिए हैं। तब आज आपका पूरा विधानसभा जगमगा हुआ दिख रहा है। 3 करोड़ की लागत से ट्रांसफार्मर वितरण किए हैं। अभी बिजली की स्थिति अब सही हो गई है, अब ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो जाता है। पहले अपने फंड से, विधायक मद से खरीदे हैं। अच्छा, अपने विधायक मद से। चलिए, आज भी आप देखे होंगे कहीं कहीं जाएंगे आपको करैया से जब लेफ्ट होइएगा तो वहां पे भी लिखा हुआ होगा विधायक मद से पापा दिया है, पीला रंग का स्टिकर लगा है उस पर। अपने क्षेत्र के किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनके लिए आप क्या अच्छा करेंगे आने वाले चुनाव में जिससे उनको राहत होगी। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं सभी को, सभी लोगों को 3 महीने में 2000 रुपये का राहत, एक बहुत बड़ी राहत है किसानों के लिए, वो दिया जा रहा है। आज के डेट में बिहार सरकार हर खेत में जल की सुविधा व्यवस्था करने जा रही है और आज के डेट में अगर ट्रांसफार्मर की या फिर बिजली की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लेवल पे काम हो रहा है तो किसानों के लिए हो रहा है और खेतों में फीडर बैठाया जा रहा है ताकि हर घर सिंचाई हो सके, हर खेत सिंचाई हो सके। मतलब सिंचाई के अलावा और क्या क्या सुविधाएं किसानों को मिलने वाली है? आप देख रहे हैं कि आप अपने गोपालगंज में एक शुगर फैक्ट्री है जो कि किसानों की बहुत सहूलियत होती है।
कोई गन्ना गिराता है, लोग हमारे पास जाता है, लोग भाई पेमेंट नहीं हो रहा, हम फोन करते हैं 2 दिन में पेमेंट हो जाता है उन लोगों का। इतनी सुविधाएं दे रही है सरकार, मतलब आपकी सरकार लगी हुई है एकदम किसानों लगी को हुई है। लेके। आप कब शादी करने वाले हैं? बहुत जल्द आप लोग को इनवाइट करेंगे। अरे भाई 25 का चुनाव हो जाए उसके बाद। मतलब चुनाव ही बाधा पड़े हुए है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक टारगेट है। एक यंग आदमी के बारात जाने के लिए बहुत लोग उत्साहित हैं, तो मतलब चुनाव पहले जीतना बाद में शादी करना है? एक है फैमिली का भी कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, उसके बाद अपना कर लेंगे। गोपालगंज नगर परिषद में 28 वार्ड हैं। जी। जानना चाहते हैं लोग कि 28 वार्डों के लिए आपके विधायक मद से क्या क्या किया गया है? 20 साल का बताऊं या फिर पिछले 2.5 साल का बताऊं? आप दोनों बता सकते हैं। देखिए 20 साल में तो कंपेयर कीजिएगा तो 100-200 नहीं, लगभग 1000 सड़कें बनी होंगी, और मतलब 1000 में इंक्लूड है नाली भी। जी ठीक है, तो इसकी सूची लेके बैठूंगा तो बहुत लंबी सूची हो चलिए जाएगी। ठीक। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 2.5-3 साल का जो भी ये मेरे मम्मी का कार्यकाल होगा उसका मैं पूरा किताब छपवाने आ रहा हूँ, और इसका पूरा रिपोर्ट रहेगा, कौन से वार्ड में कितने का काम हुआ है, कौन से पंचायत में कितने काम हुआ है, किस टोले में क्या बना है, टोटल डिटेल होगा उसका। ये पूरा किताब छपाऊंगा मैं उसका। ठीक, मतलब उनके जो भी उपलब्धियां हाँ, रही हाँ, जो भी उनका किताब विधायक छपेगा। मद का जितना खर्चा हुआ वो कहाँ हुआ, सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, जो स्ट्रीट लाइट जल रहे हैं क्या वो आपके मद से हैं? नहीं, जो भी लाइट बड़ी वाली जो लाइट लगी है वो एमपी साहब की मद से है, हम लोग के मद में लाइट है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हॉस्पिटल में जो एक लगा हुआ है जी जी वो जी। मेरे पिताजी का देना है, वो शायद 2005 का ही है, पहली विधायकी का ही है, और आज भी एज इट इज है, आज भी जल रहा है वो। जी। अच्छा, प्रशांत किशोर चुनाव में आए हैं। जी। प्रशांत किशोर के आने से आपके समीकरण में किस प्रकार चेंजिंग हो सकता है? कोई चेंज नहीं होगा। वो आपको किस प्रकार डैमेज कर रहे हैं? अब कहते हैं ना कि 5 किलो दूध में 1 दाना चीनी डाल दो, अच्छा वही बात अच्छा, यानी कि वो नहीं के बराबर है, है। नहीं के बराबर है। वो तो कह रहे हैं उन्हें हर समुदाय का वोट, क्योंकि पहली बार कोई जाति धर्म से अभी उठकर बात अभी कर रहा है। अभी उपचुनाव हुआ था, उनको शायद अंदाजा लग गया होगा, पहले तो अब उनको हाँ उपचुनाव हाँ में हाँ, मिल गया है। सब जगह हार गए। अभी फिल्म आपकी 25 में नवंबर में रिलीज हो जाएगी, पता चल जाएगा कितने सीटों पे क्या उनकी औकात है, वो तो सामने आ जाएगा। मतलब आपकी नजर में प्रशांत किशोर कुछ नहीं, कहीं नहीं जीरो है? है, जीरो है, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। ठीक, पीके हमारे लिए कोई वो नहीं है, आपके लिए पीके मुद्दा ही नहीं है? बिल्कुल मुद्दा नहीं है। और वो कह रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं से है। कहने के लिए तो कौन क्या कहता है, उस पर हम लोग क्या जाए। तेजस्वी यादव पेंशन योजना के तहत वृद्धा पेंशन को वो जब 1500 रुपया देने के लिए कहे तो आपकी एनडीए सरकार ने उसे 1100 रुपया दे के उसे किया। क्या आप तेजस्वी की बातों का नकल नहीं कर रहे हैं? देखिए तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा है, नहीं रहे, लेकिन उन्होंने और प्रॉमिस उनकी किया। क्वालिफिकेशन बताती है कि वो मुख्यमंत्री लायक कभी काबिल भी नहीं है। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा 1500 रुपए के हिसाब से, और बुजुर्गों की संख्या कितनी है अपने प्रदेश में, तो कैलकुलेशन उनको भी करने भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो कहीं ना कहीं अच्छा। उनके आईएएस अधिकारी लोग होंगे, वही कैलकुलेट करके बता देंगे साहब ये आंकड़ा आ रहा है, उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और हमारे प्रदेश में जो हम लोग कहते हैं वो लोग करते हैं। आज हमने लागू कर दिया तो प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो लागू रहेगा, हर हाल में रहेगा, उसमें कहीं आगे पीछे होने वाला सवाल नहीं है। अच्छा, ये बात जो 1100 रुपया आप लोग देने जा रहे हैं, जी, ये चुनाव से पहले और चुन तक रहेगा कि हमेशा के लिए रहेगा? ये हमेशा के लिए रहेगा। पहले जिस तरह से 400 रुपए मिलते थे सेम एज इट इज सभी बुजुर्गों को। आज मेरे पास एक चाचा आए थे, उनसे हम पूछे कि पेंशन आपका आ गया, तो बोले कि हाँ आ गया। हम बोले कितना आया है? अब तो मोबाइल अपना दिखाए, स्मार्ट वो छोटा वाला फोन, बोले कि 1100 आया है। तो फिर हंसते हंसते बोले पत्नी का भी आया है। क्या हमारे तब तो रोज का आपका 100 रुपये हो गया लगभग, सब्जी का काम इसी में निकल जाएगा, तो खूब खुश थे। तो सभी लोग खुश हैं, एक अलग ही माहौल है एनडीए के प्रति सभी लोगों में। यानी एनडीए आपकी फिर से वापसी कर रही है? बम्पर वापसी कर रही है, बम्पर। आपको लगता है कि नीतीश या पलटी नहीं मारेंगे? आप गोपालगंज में देखिए कि 6 की 6 सीटें इस बार एनडीए के खाते में जाएगी। बिल्कुल। आपको लगता है नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, ऐसा लगता है इस बार मारेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं मारेंगे, वो एनडीए के साथ रहेंगे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी बने रहेंगे।
अच्छा, क्या रीजन रहता है कि जब नीतीश जी आपके साथ रहते हैं तो उनका गुणगान होता है, चाहे किसी भी पार्टी के साथ, और जब वो पलटी मार देते हैं तो फिर उनका आलोचना शुरू हो जाता है? क्या वो देखिए पहले गलत होते हैं कि बाद में? देखिए नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं हम लोग की, तो कहीं ना कहीं जो भी जिसके भी मार्गदर्शन में जो भी काम होता है, सभी का काम का क्रेडिट उन्हीं को दिया जाता है। जी तो इसलिए नीतीश कुमार का हम लोग गुणगान करते हैं। जी। जी, मतलब उनको ही आगे बिल्कुल। रखते हुए, आज भी सीएम है, कल भी सीएम रहेंगे। और ये आश्वस्त है कि वो पलटी नहीं मारेंगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे, कहीं नहीं जाएंगे वो। अच्छा, ये बताया जाए सर कि जब से प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार में हुई है, उन्होंने सबसे ज्यादा कोई बात अगर कहा है तो पलायन पर विषय किया है। पलायन को रोकने के लिए वो यहाँ फैक्ट्रियां बैठाएंगे, चाहे फैक्ट्रियां वगैरह बहुत कुछ करेंगे, जिससे बिहारी मजदूर जो केवल मजदूरी के लिए जाने जाते हैं, उनकी कमी हो और यहाँ व्यवस्था हो। अगर ऐसा है तो आपकी सरकार क्या इस पलायन के संबंध में कोई आपका सोच है? देखिए, आज से 15 वर्ष पहले ना सड़क था, ना बिजली था, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था। आज सड़क हो गई है, बिजली हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो गई है। तो आज के डेट में फैक्ट्री बैठाना अब आसान हो गया है। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा दर्जनों के दर्जनों फैक्ट्रियां लगेंगी, तो ये मेरा पूरा विश्वास है। तो फिर इतने दिनों में क्यों नहीं लगे? नहीं था हमारे पास कुछ भी, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना बिजली की सुविधा थी, ना सड़क थी। सरकार तो आप ही की थी ना? भैया कहाँ गड्ढे में थे और कहाँ आप आए हैं। आप ये बिजली चकमकाती हुई पॉडकास्ट आप ले रहे हैं, ये पहले इन्वर्टर या जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ती है आपको। ये तो 15 साल पहले ही कर चुके थे वो नीतीश जी। धीरे धीरे एक लेवल पे बिहार पहले बहुत गड्ढे में था जी, अब धीरे धीरे एक लेवल पे आया है। अब लेवल पे आने के बाद से मेरे ख्याल से ये 2025 से 30 का जो काल होगा बिहार के लिए सबसे स्वर्णिम काल होगा। फैक्ट्रियां लगेंगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आके यहाँ पैसे रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और आपको जानकारी से बता देता हूँ मैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है, उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार सभी लोगों को, जो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जो अब वंचित है, कहीं काम नौकरी चाकरी नहीं कर रहे, उन लोगों को 10 लाख रुपए का लोन भी दे रही है। और छोटे छोटे लोग फैक्ट्री में बैठा है, जैसे कई लोग ब्रिक्स की फैक्ट्री लगाए हैं, कोई मसाला की फैक्ट्री लगाया हुआ है, बहुत लोग हैं। मतलब बेरोजगारी पे काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी पुल बन रहा है तो उसमें 100-200 लेबर काम कर रहे हैं, 10-5 इंजीनियर काम कर रहे हैं, जीएम काम कर रहे हैं, सभी लोग हैं। सभी लोग के मिलने सभी लोग का मतलब कोऑर्डिनेशन बनाने से एक पुल तैयार हो रहा है। एक चीज तो कलंक है हम बिहारियों पर तमाम, कि यहाँ से जब भी लोग जाते हैं तो बाहर जाते हैं तो अधिकतर लोग यहाँ सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस हमारे बिहार से होते हैं, लेकिन इसके बाद अगर दूसरा बात भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजदूर भी कहीं से होते हैं तो वो बिहार से होते हैं। मजदूर का नाम जब हमारे आपके सामने आता है तो एक कलंकित सा महसूस होता है। क्या ये मजदूरी वाला ही ग्रेड रखें कि कुछ बड़े इंजीनियर वगैरह के लिए भी कुछ किया जाए? एक काल था जो कि 90 से लेकर 2005 तक चला। उस समय के जितने लोग थे, एजुकेशन तो मिला नहीं। एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा। आज की डेट में मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे लिए नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी मैं जॉब कर रहा था, आज भी मैं नहीं रहता तो मैं जॉब कहीं ना कहीं करता। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए क्वालिफिकेशन और रोजगार बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो अनपढ़ लोग हैं, जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई बचपन में नहीं मिला, स्कूल का अभाव था, टीचर नहीं थे, तो उन लोगों के लिए परेशानी बनी है। तो अभी जो चल रहा है जनरेशन हम लोग का, आज की डेट में कितने लोग लेबर का काम कर रहे हैं, जो नया जनरेशन चल रहा है। बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं सर। बहुत कम इसका देखना हो आपको, पीछे इसका देखना हो कितने लोग कर रहे हैं। तो सर हमारे यादवपुर रोड में एक लेबर चौक की तरह है, यहाँ आके देखिएगा सर, 12 बजे जाके दिन में जाइएगा तो भी वहाँ 50 मजदूर खड़े रहते हैं। उनकी बेबसी को देख के लगता है कि कितनी लाचारी है। इसको दूर करने का आप लोग को कदम बढ़ाना प्रयास कर रहे हैं, और जो जिस लायक है उन लोगों को हम लोग रोजगार भी देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी, लेबर डिपार्टमेंट भी प्रयास कर रही है। सब लोग का क्या बोलते हैं, श्रम कार्ड भी बन रहा है, उससे भी फायदा मिलता है। जी, शराबबंदी आपकी नजर में क्या है? शराबबंदी क्या है? सरकार की सबसे सुंदर पहल है। आप स्वच्छ वातावरण, शांति वाला माहौल पूरा शहर में कायम है। आज आप जब शराबबंदी नहीं थी तो मोहनिया चौक पे जाते तो पता चलता 2-4 पी के पटाया हुआ है रोड पे। आज कोई दिखता है क्या? लगता है कि हाँ कोई पढ़ा लिखा शहर है। लोग अपना, और कोई पीता खाता भी है तो अपने घर में पीता खाता है और घर में सोता है। कोई रोड पे आके, किसी का हिम्मत नहीं कि रोड पे आके चिल्लाए हल्ला करे। शराबबंदी का मतलब क्या होता है?
पूर्णतः शराब पे रोक। तो शराबबंदी क्या पूर्णतः है? देखिए, पूर्णतः किसी भी चीज पे रोक नहीं लगाया जा सकता है, चाहे वो क्राइम हो, शराबबंदी हो, या बालू का खनन हो, पूर्णतः कभी नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का होता ही है। शराब जब ढूंढा जा रहा है, जहां ढूंढा जा रहा है वहीं मिल रहा है। ऐसे अब जिसको परिस्थिति में तलाश होती होगी उसको तो मिलता होगा, हमको भैया ना तलाश है ना हमको मिलता है। नहीं, लेकिन आपसे तो प्रश्न है लोगों को, शराब और ज्यादा महंगा हो गया है और हमारे यहाँ का रेवेन्यू सारा अलग अलग प्रदेशों में जा रहा है। ऐसी शराबबंदी से क्या पूर्णतः शराबबंदी नहीं हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो ऐसी शराबबंदी का क्या तात्पर्य? देखिए, यह प्रश्न अगर किसी गरीब परिवार की जगह जाकर के आप पूछेंगे, जो व्यक्ति 300, 400 या 500 पर डे कमाता था और शाम को पी करके 50 पे भी नहीं बचाता था, वो परिवार मतलब आपको जवाब देंगे कि हाँ आज मैं कितना खुशहाल हूँ। सभी लोग नहीं है, लेकिन 70% लोग जो है जो कि शराब से फाइनली वंचित है, वो नहीं पी रहा है। वहीं कुछ और जो लोग एडिक्टेड है वो उसको क्या किया जाएगा। वहीं कुछ लोग हैं जो कमा रहे हैं, जो पहले शराब पीते थे वो आज भी पी रहे हैं। जो पहले 50 रुपए में मिल जा रहा था अब वो 200 रुपए मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में कमा के वहीं दे रहे हैं, पहले तो फिर भी कुछ लेके जाते थे। तो या तो पूर्णतः बंद हो या फिर अब ऐसे कुछ लोग हैं, अब उसका क्या उपाय है। सरकार भी लगी है, सरकार सख्त कानून लगाई ही है, और वैसे लोग पकड़ाते हैं तो जेल भी होता है उनको। सबसे ज्यादा सरकार तो इसी काम में इन्वॉल्व है कि कहाँ शराबबंदी। न्यूज देखिए तो केवल न्यूज पे शराब इतना यहाँ पकड़ा है, इतना यहाँ पर, अगर है नहीं तो पकड़ाया कहाँ से? पकड़ाया तो इसका मतलब प्रशासन एक्टिव है। शराबबंदी पूर्णतः नहीं है, क्योंकि जहां भी न्यूज देखिए तो केवल यही मिल रहा है कि यहाँ इतने शराब पकड़े गए, 500 पेटी, कितना भी पकड़ा गया। तो पकड़ा गया इसका मतलब चल रहा है शराब, तो ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि शराब पूरी तरह से बंदी नहीं है। तो आप अभी सरकार में हैं, आपसे सवाल का जवाब लिया जाएगा, तो आप विधानसभा में आप लोग क्वेश्चन तो करेंगे ना। नीतीश जी के संपर्क में आप लोग कहिए या तो पूर्णतः शराबबंदी हो या फिर शराब चालू हो। इस देखिए, पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि अभी जो कानून है उसको और सख्त किया जाए, जी 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 ताकि लोगों को हिम्मत नहीं हो सके कि हाँ हम दारू लेके आए फिर दारू पिए। अभी जो कानून है उससे और सख्त कार्रवाई हो, लोगों पे जो भी गिरफ्तार होता है या फिर पीते हुए पकड़ा जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा रोक लगेगा, पूर्णतः शराबबंदी का सफल की तरफ ये जाएगा। तब जाएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसा कदम आप लोग विधानसभा में भी अपनी बातें उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अनिकेत जी, आपसे अब एक आपका घरेलू प्रश्न है जी। वो ये कि आपके पिताजी स्वर्गीय सुभाष सिंह जी पूर्व सहकारिता मंत्री रहे, उनका एक बहुत फ्रेश, एक स्वच्छ छवि रहा है। कभी भी किसी भी मामले में वो लिप्त नहीं पाए गए, हमेशा उनकी, सब लोगों ने उनकी प्रशंसा ही किया, उनका शिकायत करने वाला नहीं है। ऐसे में क्या आप ऐसा कोशिश नहीं करेंगे कि उनके लिए एक सुंदर सी प्रतिमा शहर में कहीं स्थापित की जाए? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने जगह चिन्हित कर लिया है। ये जो ब्लॉक मोड़ का एरिया है वहाँ पे हम लोगों ने प्रयास किया है, एक नगर परिषद से हम लोगों ने बोला भी है, लेकिन इसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल लेना होता है। जी जी जी। तो पापा का जो दाह संस्कार भी हुआ था वो राजकीय सम्मान के साथ हुआ था। तो राजकीय सम्मान के साथ किसी व्यक्ति का दाह संस्कार होता है तो ये सरकार के पास एक बार चला जाएगा तो वो पास हो जाएगा, उसमें कहीं इशू नहीं होगी। तो हम लोग मुख्यमंत्री से समय मांगे हैं और अभी आने वाले दिनों में मिलेंगे भी, तो इसकी बात रखेंगे और 100% वो लगेगा। लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और हम लोगों ने जगह का चयन कर लिया है। चयन करने से एक क्वेश्चन और आता है सर। जी। किसी का आरोप था कि आप लोग भी चयनित करके जगहों पर विकास का काम कर रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? जीरो। जीरो। किसी ने कहा कि अपने लोगों के एरिया में विशेष रूप से वहां विकास का काम चल रहा है, बाकी जगहों पे वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसकी क्या सत्यता है, आप पब्लिक को बताएं प्लीज। पूरा गोपालगंज विधानसभा हमारा अपना परिवार है जी। कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। आप मेरे ऑफिस पे आके बैठिएगा तो आपके समाज के लोग भी मेरे पास आते हैं और भी अन्य समाज के भी लोग आते हैं। तो आज तक किसी को ये चीज फील नहीं हुआ कि हम दूसरे समाज के हैं तो हमारा काम नहीं हो पा रहा है, या फिर हम कोई बोल रहे हैं कि रोड बनवा दिए तो नहीं बनवा रहा है। ऐसा कभी भी भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होता। बात समाज की नहीं, क्षेत्र की हो रही है। क्षेत्र की बता रहा हूँ मैं जी। ये समाज मतलब इसमें सत्यता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, जीरो है। तो जो लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि क्षेत्र देख के ये लोग विकास का काम कर रहे हैं, तो इनका स्पष्ट खंडन है कि ऐसा नहीं है। देख लीजिए, कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है, कोई ऐसा वार्ड पार्षद, सॉरी
वार्ड नहीं है जहाँ पे काम नहीं हुआ होगा 20 साल में। अगर इस बार आप जी फिर से जीतते हैं, सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? देखिए, कार्य कभी खत्म नहीं होता है। पहला कार्य क्या होगा? बता रहा हूँ। कार्य तो देखिए, अभी यूनिवर्सिटी की मांग है। सभी लोगों का, जो भी यूथ लोग हैं मेरे पास काफ़ी आते हैं, तो सभी का मांग है कि यूनिवर्सिटी गोपालगंज में होना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज का तो ये अभी चुनाव से पहले हम लोग काम लगवा देंगे। तो एक यूनिवर्सिटी का भी हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसमें सफल होंगे। यूनिवर्सिटी की मांग तो है, लेकिन यूनिवर्सिटी खुलना शायद इतना आसान नहीं। प्रयास करेंगे। यूनिवर्सिटी मान लीजिए कि इधर छपरा के अलावा दूसरा है कहाँ? जेपी के अलावा, वो भी जेपी रेगुलर चलता नहीं है। यहाँ के बच्चे सारे पलायन कर रहे हैं यूपी में। खुद बच्चियां यहाँ हैं जो कि 3 साल का कोर्स यहाँ 5 साल में संभव होता है। 3 साल का कोर्स, अब तो इसका नाम भी रख दिया गया पंचवर्षीय योजना, ग्रेजुएशन यानी कि पंचवर्षीय योजना। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके तहत भी बहुत सारे लोग यूपी की ओर पलायन कर रहे हैं। इस पर भी आप लोग फोकस करें। आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग रेगुलर जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। और हमारे पॉडकास्ट पे आए जी और बहुत अच्छा जवाब दिया। जो लोग जनता जानना चाहती थी, उनकी सारे प्रश्न जो थे उनका आपने बहुत बेहतर तरीके से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप आगे बढ़ते रहें, ईश्वर से हमारी कामना है।